अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 25वां लेक्चर है। आज हम आपको बताएंगे कि आज हम आपको जनरल टिप्स देंगे, अमूमी मशवरे देंगे कि आप कैसे रिसर्च टॉपिक का इंतखाब करें, एमएस में या एमफिल में या पीएचडी में। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो स्कॉलर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ फिनोमिना और आउटकम और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। बेसिकली जब आपको फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप प्रीवियस लेक्चर को सुने 25 लेक्चर को, आपको फिनोमिना का अगर पता होगा कि फिनोमिना क्या है या रिसर्च की आउटकम क्या होती है, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि आपने रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना है। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगर आपको टिप्स की बात करें, जनरल अमूमी मशवरों की बात करें, तो सबसे पहले आपने कंसंट्रेट करना है ऑन योर कोर्स वर्क। जब आपका पीएचडी स्टार्ट हो जाता है या आपका एमफिल स्टार्ट हो जाता है, तो एमफिल के अंदर या एमएस के अंदर आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सेमेस्टर्स बनते हैं जिनको आपने कोर्स वर्क करना है, और पीएचडी में ये आपके 2 सेमेस्टर्स बनते हैं जो कि 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने कवर करना है। तो पहले नंबर पे तो आपने पहले दिन से ही रिसर्च के ऊपर सवार नहीं होना है कि जी मैंने रिसर्च करनी है, मैंने थीसिस करना है, मैंने टॉपिक चूज़ करना है। आपने कंसंट्रेट करना है कि आपके कोर्स वर्क के ग्रेड्स जो हैं वो मुतासिर ना हो। आप अपने कोर्स वर्क को देखें। ड्यूरिंग कोर्स वर्क, जब आप कोर्स वर्क में हैं, ड्यूरिंग कोर्स वर्क क्लास असाइनमेंट्स मिलती हैं। क्लास के अंदर ग्रुप असाइनमेंट्स भी हैं, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स भी हैं। तो असाइनमेंट्स में आप कंसंट्रेट करें कि आप कोई ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च अपने जहन में ला पाएँ, ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें। पहले दिन से कंसंट्रेट हो उस टॉपिक के ऊपर, सोचें कि आपने क्या करना है। तो कोर्स वर्क से ही बेसिकली आप अपनी रिसर्च शुरू कर दें। आप परेशानी लेकर नहीं कि मैंने रिसर्च करनी है, बहुत मुश्किल है या बहुत लेंथी है, क्या होगा, कैसे होगा, फ़लाँ फेल हो गया या फ़लाँ का इस स्टेज पे हो, इसको स्टडी छोड़नी पड़ी। ऐसी कोई भी एग्जांपल अपने जहन में मत लाएं। आप ये एग्जांपल्स अपने जहन में रखें, उन लोगों को अपने जहन में रखें कि जिन्होंने डिग्री पूरी की और डिग्री ली, जिन्होंने थीसिस पूरा किया और डिफेंस दिया और डिफेंस में अपने आप को एक्सेप्ट करवाया, अपनी रिसर्च को एक्सेप्ट करवाया और डिग्री ली। उन लोगों को एज ए गुड करेक्टर अपने सामने रखें। तो आप ड्यूरिंग कोर्स वर्क जब आप कर रहे हो तो असाइनमेंट्स में भी आप कंसंट्रेशन रखें कि आप असाइनमेंट्स करते हुए ही एक ही फील्ड में रहें जो आपका ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च बनता है। तो ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च आप कोशिश करें कि आप अपनी असाइनमेंट्स में ही ड्यूरिंग कोर्स वर्क ही फाइनल कर लें कि आपने टेक्सटाइल के ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसमें किस तरह के इश्यूज आपने रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, किस एरिया को आपने पकड़ना है, या अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, या आपने लीडरशिप के ऊपर काम करना है, या आपने एचआर की किसी डोमेन में काम करना है, तो आप ब्रॉडर एरिया को अपनी कोर्स वर्क के दौरान ही सामने रखें। उसके बाद आफ्टर कोर्स वर्क एमफिल में चूँकि कोई कंप्रिहेंसिव एग्ज़ाम नहीं है, आपकी डायरेक्ट रिसर्च शुरू हो जाती है। लेकिन पीएचडी के अंदर कंप्रिहेंसिव एग्ज़ाम का एक सिलसिला है, तो आप कोर्स वर्क के बाद कंसंट्रेट करें अपनी कंप्रिहेंसिव को क्लियर करने के लिए कि कंप्रिहेंसिव आपका पास हो। बाज़ लोगों के साल साल कंप्रिहेंसिव के ऊपर ही लग जाते हैं, तो वो जो एक टेंशन लेते हैं कि जी हमारी रिसर्च शुरू हो जाएगी, रिसर्च के ऊपर क्या करना है, वो टेंशन लेने का फ़ायदा नहीं है उस टाइम के ऊपर। जब आपका कंप्रिहेंसिव पास हो बेसिकली, तब आपका सुपरवाइज़र आपको अलॉट होता है, आपको अलोकेट होता है। कंप्रिहेंसिव के पासिंग के बाद आपको सुपरवाइज़र अलोकेट किया जाएगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ड्यूरिंग कोर्स वर्क भी सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाता है कि जी ये आपके सुपरवाइज़र हैं। तो आपको अगर ये आप इतने, आपकी अगर किस्मत बहुत अच्छी है और आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं कि जहाँ पहले दिन से ही आपको सुपरवाइज़र अलोकेट कर दिया जाए, अभी आपका कोर्स वर्क भी जारी है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप अपने सुपरवाइज़र से राब्ते में रहें। कोर्स वर्क, ये जो आपने ड्यूरिंग कोर्स वर्क जो आपने असाइनमेंट्स के ज़रिए अपना ब्रॉडर एरिया फाइंड करना है, ये आप अपने उस सुपरवाइज़र से कनेक्शन में रहें, उनसे मीटिंग्स करें और उनसे बात करें और उनसे पूछ कर आप सब कुछ करें। जब आपको सुपरवाइज़र मिल जाएगा कंप्रिहेंसिव के बाद, एमफिल में तो चूँकि कंप्रिहेंसिव नहीं होता, तो वहाँ कोर्स वर्क पूरा होने के बाद सुपरवाइज़र मिल जाता है। तो सुपरवाइज़र से मीटिंग्स करें। मीटिंग में आपने देर नहीं करनी है, जिस दिन आपको अलोकेट हो उसी दिन आपने पहले मीटिंग करनी है सुपरवाइज़र से। मीटिंग करने के तरीके हैं, देखिए सुपरवाइज़र बिजी है,
वो मसरूफ़ है, वो रिसर्च में मसरूफ़ है, वो मुख्तलिफ कमेटीज़ का मेंबर है, वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उसे पेश होना है। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स के ऊपर या सुपरवाइजर्स के ऊपर बहुत बहुत लोड है। आपने उस लोड को अपने ज़हन में रखना है कि कैसे कैसे मैं टाइम ले पाऊँ अपने सुपरवाइज़र का उसकी मसरूफियत में से। आपको अगर उन्होंने एक दफ़ा टाइम दिया है और आप गए हैं तो वो कमरे में नहीं है, वो किसी मीटिंग में है, आप वेट कर लें। मैं तो 5-5 6-6 घंटे कॉरिडोर में बैठा होता था दरवाजे के सामने कि अगर वो डोर की तरफ जा रहे होंगे तो शायद मेरे ऊपर नज़र पड़ जाए और वो मुझे बुला लें और मीटिंग कर लें। तो आपने जब मीटिंग के लिए उनसे टाइम लेना है तो आपने इसमें थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि सुपरवाइज़र को आपने महसूस सिर्फ ये करवाना है कि आप उनके पीछे हैं और आपको टाइम चाहिए। अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं अपनी मसरूफियत की वजह से तो उसको आपने बुरा नहीं मनाना है। आपने अपना टाइम पूरा उनके लिए फ्री रखना है और वेटिंग पे बैठे रहना है कि आपकी उनसे मीटिंग हो जाए। उसके बाद जब आपकी सुपरवाइज़र से मीटिंग्स होंगी तो आप सुपरवाइज़र से टिप्स लें। आप सुपरवाइज़र से टिप्स लें कि जी अंडरस्टैंड करें आप कि जी ब्रॉडर एरिया रिसर्च क्या करनी चाहिए। सुपरवाइज़र आपको गाइड करेगा। देखो वो सुपरवाइज़र जो है वो मुख्तलिफ डिफेंस में बैठा होता है। कई लोगों के डिफेंस में वो एज ए एग्जामिनर होता है और कई लोगों का डिफेंस में वो एज ए मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा होता है और देख रहा होता है कि किस तरह की क्वेश्चनिंग आ रही है, कौन सा एरिया एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा रिसर्च एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो सुपरवाइज़र से आप पहले नंबर पे अंडरस्टैंडिंग ले कि ब्रॉडर एरिया की कौन सा है जिसके ऊपर काम किया जाए। आप साथ साथ धीमे लफ्ज़ों में आपने डायरेक्ट नहीं ये उनको कह देना कि जी मेरा तो ये वाला एरिया है जनाब, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। आपने धीमे अंदाज में कोशिश करनी है कि आप उनको, अगर आपका कुछ आपने पहले से कोई एरिया चूज़ किया हुआ है ताकि सुपरवाइज़र बुरा ना मनाए। वो इसमें बड़ी आपने पॉलिटिक्स खेलनी है। आपने धीमे अंदाज में बातों में डायरेक्टली नहीं कह देना कि जी मेरा ये एरिया है जी, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। आप कोशिश करें कि जो सुपरवाइज़र ने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है कि आप इस एरिया के ऊपर काम करें तो आप मूव करें अपने आप को भी, अगर आपका वही एरिया है। अगर आपका वो एरिया नहीं है तो फिर आपने बहुत चालाकी से ये बावर करवाना है सुपरवाइज़र को कि आप इस एरिया के ऊपर काम करना चाहते हैं। जिस एरिया के ऊपर फिर आप काम करना चाहते हैं और सुपरवाइज़र भी उसी को भी आप एग्री कर लेते हैं उसके ऊपर, या आप सुपरवाइज़र के बताए हुए एरिया के ऊपर एग्री हो जाते हैं, तो फिर इंक्वायर फ्रॉम द सुपरवाइज़र अबाउट हिज इंटरेस्टेड एरिया ऑफ रिसर्च। जब वो आपको बता देगा अबाउट हिज इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग योर स्टडी, कि आपकी स्टडी के हवाले से वो किस एरिया पर आपको चलाना चाहता है। सुपरवाइज़र के पास जो भी सुपरवाइज़र आपको अलोकेट होगा उसके ज़हन में रफली कोई 15 से 20 एरिया चल रहे होंगे जिसके ऊपर उसे पता होगा कि यार ये काम करने वाले हैं, इसके ऊपर ये काम हो गया अब तक और ये काम आगे चलना है। तो वो उनमें से एक आपकी तरफ थ्रू कर देगा कि इसको ज़रा कंसीव करें और इसको देखें इसमें क्या मज़ीद आप क्या कर सकते हैं। जब आप इस एग्रीमेंट पे आ जाएं तो फिर आप प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ पेपर्स। आपके सुपरवाइज़र ने जो आज तक रिसर्च पब्लिश किया आप वो ढूंढें। यूनिवर्सिटी के डाटाबेस पे, वेबसाइट पे पड़ा होगा या आपके एडमिन ऑफिस में पड़ा होगा, ताकि आपको पता चले आपके सुपरवाइज़र का एरिया क्या है। अगर पॉसिबल हो आप जानने की कोशिश करें कि आपके सुपरवाइज़र ने अपने पीएचडी थीसिस में क्या किया था। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए बड़ी आसानी होगी। मैच यूर रिसर्च एरिया फ्रीक्वेंसी और ब्लड ग्रुप विद द सुपरवाइज़र। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी या रिसर्च एरिया सुपरवाइज़र से मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपके लिए बहुत ट्रबल होगी कि आप सुपरवाइज़र के साथ चलें या सुपरवाइज़र आपके साथ चले। आपको मैच करना है कि आप उनके रिसर्च एरिया के राउंड अबाउट हों, और अगर आपका रिसर्च एरिया को बहुत ज़्यादा उनसे वेरी करता है तो फिर आप अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करके उनके करीब तरीन एरिया में आ जाएं, या उनको मनाएं कि जी वो इस एरिया के ऊपर काम करें आपके साथ। जब भी आप फिनोमिना आप रिसर्च करना चाहेंगे, सुपरवाइज़र से कोई मीटिंग करेंगे या आप टॉपिक अपना चूज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको ये अंडरस्टैंड करना है ट्राई टू गेट सम प्रेजेंट डे फिनोमिनाज फ्रॉम द सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र आप कोशिश करें आप उनसे फिनोमिना पकड़ें। आप दोनों इस बात पे मैच हो गए कि जी आप और सुपरवाइज़र के जी टेक्सटाइल के ऊपर काम किया जाए और काम ये करना है
काम ये करना है कि कैसे इन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ग्रोथ दें, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ दें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी, आपका फिनोमिना जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अब उसका मॉडल क्या होगा, उसमें और वेरिएबल्स क्या होंगे, मीडिएटर क्या होगा, मॉडरेटर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा या दो इंडिपेंडेंट होंगे या क्या होगा, एक मीडिएटर होगा या दो मीडिएटर होंगे, क्या होगा। आप ये कोशिश करें कि आप सुपरवाइजर से पूछें, उनके जहन में हर वक्त कोई ना कोई फिनोमिनाज, किसी रिसर्च में बैठे हुए, किसी डिफेंस में बैठे हुए उनको पता लग जाता है कि ये एरिया अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, तो वो अपने जहन में रख लेते हैं ताकि अपने जो रिसर्चर उनके साथ अटैच हैं रिसर्च के हवाले से उनको वो थ्रू करें और वो उस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो आप कोशिश करें अपने सुपरवाइज़र से आप थ्रू करवा लें अपने आप को कि जी इस एरिया के ऊपर काम करें। जब आप फिनोमिना के ऊपर काम कर रहे होंगे कि आप इस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको लेटेस्ट फिनोमिना को चूज़ करना है, प्रेजेंट डे फिनोमिना के ऊपर बात करनी है। उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर 27, 28 और 29 को देखें। इन लेक्चर्स में बेसिकली हमने आपको ये बताया है कि मैट्रिक्स अप्रोच क्या है जिसके ज़रिए आप टॉपिक को चूज़ करते हैं। फिर हमने आपको एक पिचिंग टेम्पल अप्रोच के ज़रिए बताया है कि आप अपना टॉपिक किस तरह चूज़ करें। फिर हमने आपको फनल अप्रोच के ज़रिए बताया कि आप टॉपिक कैसे चूज़ करें। जब आपकी अपने सुपरवाइज़र से फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए। आप हमेशा सुपरवाइज़र की नज़र जब भी आपके ऊपर पड़े तो ऐसे पड़े कि आप कॉरिडोर में उनका इंतज़ार ही कर रहे थे कि वो आएँ और आपकी उनसे मीटिंग हो जाए, कि वो आपको कॉरिडोर से आवाज़, उनको पता हो कि अगर मेरा दरवाज़ा बंद है और मैंने मीटिंग कमिट की हुई है इनसे यानी कि आपसे, तो उन्हें ये पता हो कि आप कॉरिडोर में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ताकि वो आए और आते ही आपको आवाज़ दें और कमरे में बुलाएं और आपके साथ बात करें। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करें और रिमेन इन एक्टिव कनेक्शन लिस्ट थ्रू ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप विद द सुपरवाइज़र। आप उनकी एक्टिव चैट में आप जिंदा हों, आप उनके साथ एसएमएस के ज़रिए बात कर रहे हो, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए, कभी मिलते हुए, कभी मीटिंग्स कर रहे हो। लेकिन जब भी आप मीटिंग के लिए जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ बात करने के लिए हो, उस स्टेज से जो आपने पिछली दफ़ा बात की थी, पिछली दफ़ा मीटिंग की थी, उससे लेटेस्ट कोई ना कोई नई डेवलपमेंट के साथ आप उनके साथ पेश हों। कोशिश करें अपने पेपर साथ लेकर जाएं, आपका लैपटॉप आपके पास हो, ताकि अगर आपको कोई चीज़ उनको फौरी अपने सिस्टम में से दिखानी पड़े तो सिस्टम में से दिखा लें। अगर आपके पास वो हार्ड चीज़ें सारी हों और वो उसके ऊपर आपके सारे कमेंट्स लिखे हों कि क्या बात करनी है, ये जितना आप अपने आप को मैच्योर करके लेकर जाएंगे उतना ही आप पाएंगे अपने सुपरवाइज़र से, उतना ही आपको फल मिलेगा उसका। आपने फिर जो फिनोमिना चूज़ करना है, हम पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट डे फिनोमिना आपने चूज़ करना है। आपने वो टॉपिक उठाना है जो आज के दिन में ज़िंदा है। आप प्रीवियस लेक्चर सुने जिसमें हमने आपको बताया कि फिनोमिना या रिसर्च एरिया क्या हो सकता है हर बंदे के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये था आज के लेक्चर के हवाले से। मज़ीद इसमें ये है स्कॉलर्स के, देखें जब आप एमएस कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है ये कमेंट्स करते हुए कि जी मैं तो ये काम करना चाहता हूँ, मुझे अलाउ नहीं करने दिया जा रहा, या मैं पता नहीं कौन सा पहाड़ गिराना चाहता हूँ। देखें आप, दिस इज़ नॉट अ स्टेज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने कोई अभी इस स्टेज के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। आपने yes there are examples, there are few people who have done something extraordinary in their thesis, लोगों ने किया है, लेकिन अगर आप देखें उन लोगों की फील्ड क्या थी, तो वो बिलोंग करते हैं मेडिकल साइंस से, टेक्नोलॉजिकल एरिया से, या मैथमेटिक्स से, या नेचुरल साइंसेज से। मैं बात कर रहा हूँ आज के जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ मैनेजमेंट साइंसेज और सोशल साइंसेज के लोगों के लिए। देखें आपने अपने थीसिस को इस तरह से करना है कि आप यूनिवर्सिटी से के डिफेंस पैनल से आपने अपना थीसिस एक्सेप्ट करवाना है, जिससे आपको डिग्री मिल जाए, आप पीएचडी का लाइसेंस मिल जाए या एमफिल की डिग्री मिल जाए। उसके बाद आपके लिए फील्ड ओपन है कि आप सारी ज़िंदगी जितना मर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। अगर एक शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये कहे कि जी मैं तो जनाब जहाज़ चलाना चाहता हूँ, उसका लाइसेंस मुझे नहीं दे रहे, और आता उसको गाड़ी चलाना भी ना हो, या
गाड़ी चलाने के लाइसेंस अगर आपने लेना है तो आपको गाड़ी चलाने वाले सारी आपको हैबिट्स अपनानी है और आपको उसका टेस्ट देना है। वो आपको ये नहीं पूछेगा गाड़ी चलाने का लाइसेंस देने के लिए कि जी जहाज़ में कौन सा गियर कैसे लगता है। वहाँ आपने यही जवाब देना है कि जो गाड़ी चलाने का गियर जनाब ऑटो गाड़ी है तो ऐसे लगेगा, मैनुअल है तो ऐसे लगेगा और ऐसे चलाऊंगा, और उसी का ही आपने फिर प्रैक्टिकली टेस्ट देना है। इसी तरह पीएचडी थीसिस में भी आपने कोशिश करनी है कि आप यूनिवर्सिटी ने जो आपको क्राइटेरिया दिया है कि जनाब इतनी एक सिग्निफिकेंट हो और इतनी एक प्रॉब्लम्स हो तो वो आप सॉल्व करें और उसके बारे में रिकमेंडेशन दें। तो आप ये मत कहें कि जनाब मैंने कोई नोबेल प्राइज़ लेना है या उस फील्ड में जाना है कि जनाब जिससे आपने कोशिश ये करनी है आपकी पीएचडी की डिग्री आपको मिले, आपको वो लाइसेंस मिल जाए। लाइसेंस लेने के बाद भी आपके पास ये चांस मौजूद है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आप नोबेल प्राइज़ के लिए अपने आप को ले जाएं उस तरफ। लेकिन जब लाइसेंस होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि आप उस स्टेज की तरफ जा सकें। अदरवाइज़ जिन सुपरवाइज़र के साथ आपने काम करना है या जो आपका बोर्ड है जिसने आपकी रिसर्च को आपको अप्रूव करना है कि जी हाँ ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है और आपको डिग्री अवार्ड के लिए रिकमेंड करना है, अगर उनको ही आपकी रिसर्च की समझ नहीं आएगी या आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके ले जाएंगे जो उनकी भी समझ से बाहर होगा, जो उनके दिमाग से ऊपर की बात होगी, आप कर सकते हैं बेशक कर सकते हैं आप ऐसी बात, लेकिन आप अपने ऑडियंस को देखें जिसने आपको अप्रूव करना है, जिसने आपको डिग्री देनी है। तो यहाँ आप मैनेजमेंट साइंसेज और सोशल साइंसेज के लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश ना करें। रिमेंबर योर रिसर्च इज़ ए बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। आप हमारे लेक्चर सुने जिसमें लेक्चर नंबर 3 या 4 है जिसमें हमने आपको बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के ऊपर बात की है कि क्या होती हैं ये। आपकी रिसर्च बेसिक रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, अगर बेसिक है तो उसके पैरामीटर्स को पूरा करें, अगर अप्लाइड है तो उसके पैरामीटर्स को पूरा करें। अपने एमएस या एमफिल या पीएचडी की डिग्री लेने के लिए आप ऐसा टॉपिक ना चूज करें जो नोबेल इनाम की तरफ जाता हो या जो आप कर ही ना सकें या जिसको करने के लिए आपको साल लग जाएं। आपके पास जब लाइसेंस आ जाएगा, जब आपको डिग्री मिल जाएगी एज ए रिसर्चर कि आप रिसर्चर हैं, आप डॉक्टर आप नाम के साथ लिख सकते हैं, उसके बाद आपके पास सारी ज़िंदगी है ऐसा काम करने के लिए कि और उस वक्त आपके उस काम की ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त आपको जो दुनिया के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो एग्जामिनर्स हैं जर्नल्स में जहां आपकी वो रिसर्च एक्सेप्ट होगी, पब्लिश होगी, वहाँ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो एग्जामिनर्स हैं या वैल्यूएटर्स हैं वो होंगे। यूनिवर्सिटी में तो हो सकता है कुछ इन ग्रुप और आउट ग्रुप वगैरह की कोई पॉलिटिक्स चल रही हो, या यूनिवर्सिटी में जो है वो जो पैनल है आपका वो कंसीव ही ना कर पाए कि जी इतना बड़ा आइडिया ये है क्या, ये कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, दिस इज ए स्टेज टू वियर द क्लॉथ एंड ड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी टू गेट द लाइसेंस। आपने वो कपड़े पहनने हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपको कहने हैं कि जनाब ये वाले कपड़े अगर आपके थीसिस ने पहने होंगे ना तो हम आपको थीसिस एक्सेप्ट करके और आपको डिग्री दे देंगे। आप उन कपड़ों की तरफ मत जाएं जो आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन से बाहर हैं। तो आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस यू विल एबल टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन यू माइट नो। जब आप डिग्री कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इवन आफ्टर द पीएचडी, ड्यूरिंग और आफ्टर द पीएचडी जब आप अपने पेपर पब्लिश कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जर्नल से आप अपने पेपर्स भेज रहे होंगे, यू नीड टू वियर द क्लॉथ और ड्रेस ऑफ द जर्नल्स, प्रोमिनेंट जर्नल्स। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट को या एमरॉल्ड के बेहतरीन जर्नल्स को, इम्पैक्ट फैक्टर में जो जर्नल्स हैं, तो वहाँ भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस वक्त कि बेसिकली आप अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं ना तो फिर भी आपको उन जर्नल्स के बताए हुए कपड़े उस रिसर्च को पहना कर भेजने हैं कि जी ये आपने जो फॉर्मेट मुझे दिया है उस फॉर्मेट के अंदर ये मैंने अपनी सारी चीज़ें की हैं और इसको आप प्लीज़ एक्सेप्ट करें। तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, और जैसे है ना कोई ये कहे कि जी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या क्वालिटी इज़ फ्री, ये शायद उन लोगों की थीसिस में नहीं था। थीसिस करने के बाद जब उनको लाइसेंस मिल गया तो उस वक्त वो इतने प्रोमिनेंट हो गए कि उनकी हर बात को एक्नॉलेज किया गया, उनकी हर बात के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप भी पहले वो लाइसेंस लें, उस लाइसेंस लेने के बाद आप फिर चैंपियन बनने की कोशिश करें कि जी मेरी की हुई बात की एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा हो, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो और मैं जो बात कहूँ वो फौरी एक्सेप्ट हो जर्नल्स में और वो फौरी पब्लिश हो।
तो लिहाजा आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के ड्रेस कोड्स को देखना है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को देखना है कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि आप थीसिस को किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाएं, किस तरह की आप उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को सिर्फ पूरा करना है आपने। आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ करने के चक्कर में मत पड़ें कि जी जिसकी वजह से वो आपकी एक्सेप्ट ना हो, या वो जो पैनल है उसकी भी समझ से बाहर हो जाए कि आपने किया क्या है। बिल्कुल आप टू दी पॉइंट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डिग्री लेने की कोशिश करें और ऐसा टॉपिक चूज़ करें। स्कॉलर्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर 3 जो हैं 26, 27 और 28, इनमें बेसिकली हमने आपको मैट्रिक्स अप्रोच और पिचिंग टेम्पल अप्रोच और फनल अप्रोच के ज़रिए बताया है कि आप कैसे रिसर्च टॉपिक को फाइनल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।